नमस्कार दोस्तों, आज हम भूगोल विषय के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन यहाँ पर करेंगे। प्रश्न क्रमांक 1, मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। मानव भूगोल वह भूगोल है जिसके अंतर्गत प्राकृतिक, भौतिक, पर्यावरण तथा मानवीय जगत के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है। एलन सी शैम्पल के अनुसार मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। प्रश्न क्रमांक 2, मानव भूगोल के महत्वपूर्ण शाखाओं का वर्णन कीजिए। मानव और प्रकृति की अंतःक्रियाओं के फलस्वरूप अनेक प्रकार के सांस्कृतिक लक्षण जन्म लेते हैं, जैसे गांव, कस्बा, नगर, सड़कें, कृषि, उद्योग आदि। इन्हीं सभी लक्षणों की स्थिति तथा वितरण का अध्ययन मानव भूगोल में आता है। मानव भूगोल की महत्वपूर्ण शाखाएं क्षेत्र निम्न हैं। नंबर 1, सामाजिक भूगोल। सामाजिक भूगोल मानव भूगोल की एक प्रमुख शाखा है। इसमें विभिन्न समूहों और उनके पर्यावरण के बीच संबंधों की समीक्षा की जाती है। सामाजिक भूगोल के प्रमुख क्षेत्र में व्यवहारवादी भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, लिंग भूगोल, सामाजिक कल्याण का भूगोल, अवकाश का भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल एवं चिकित्सा भूगोल आदि सम्मिलित है। नंबर 2, नगरीय भूगोल। नगरीय भूगोल भौगोलिक वातावरण के संदर्भ में नगरीय स्थानों का अध्ययन है। इसके साथ ही नगरों की उत्पत्ति, उनकी वृद्धि और विकास, उनके कार्य, आर्थिक प्रक्रिया आदि भी शामिल है। राजनीतिक भूगोल। राजनीतिक भूगोल में राष्ट्रों अथवा राज्यों की सीमा विस्तार, उनके विभिन्न घटकों तथा शासित भूभागों का अध्ययन किया जाता है। इसके प्रमुख क्षेत्र में निर्वाचन भूगोल और सैन्य भूगोल सम्मिलित किए जाते हैं। नंबर 4 पर है आवास भूगोल। आवास भूगोल मानव द्वारा बसाई गई पृथ्वी की सतह का अध्ययन करती है। इसका नगर व ग्रामीण नियोजन से घनिष्ठ संबंध है। नंबर 5 पर है जनसंख्या भूगोल। मानव भूगोल की इस शाखा में जनसंख्या, उसके वितरण, घनत्व, जन्म दर एवं मृत्यु दर, साक्षरता, आयु, लिंगानुपात, प्रवास तथा जनसंख्या वृद्धि जैसी विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। जनसंख्या भूगोल का जननांगी घनिष्ठ संबंध है। आपके अध्ययन की सुविधा के लिए मानव भूगोल की शाखाओं का यहाँ एक पिक्चर भी मैंने ऐड कर दिया है। प्रश्न क्रमांक 3, प्रकृति का मानवीकरण किस प्रकार होता है, स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, प्रकृति का मानवीकरण से तात्पर्य है कि मानव क्रियाओं की छाप प्रकृति में प्रत्येक स्थान पर देखी जा सकती है। उच्च स्थानों जैसे पर्वतों में, समतल क्षेत्रों में जैसे मैदानों में, स्वास्थ्य केंद्र, विशाल नगरीय विस्तार, चारागाह, उद्यान आदि में देखी जा सकती है। यह सभी कार्य मानव के द्वारा किए गए हैं। प्रकृति अवसर प्रदान करती है और मनुष्य उसका लाभ उठाता है। इस प्रकार प्रकृति धीरे धीरे मानवकृत होती जाती है और मानव के कार्यों की छाप उस पर पड़नी प्रारंभ होती जाती है। तकनीकी ज्ञान मनुष्य पर प्रकृति की पकड़ को कमज़ोर करता है। प्रारंभ में मानव प्रकृति से अधिक प्रभावित था, लेकिन अब उसने उपकरणों और तकनीक की सहायता से प्रकृति को अपने अनुकूल बना लिया है। प्रश्न क्रमांक 4, निश्चयवाद और संभववाद में अंतर स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, निश्चयवाद और संभववाद में निम्नलिखित अंतर है। निश्चयवाद विचारधारा के अनुसार मानव के प्रत्येक क्रियाकलाप को पर्यावरण से नियंत्रित माना जाता है
और संभववाद के अनुसार मानव अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ है तथा वह प्रकृति प्रदत्त संभावना का इच्छा अनुसार अपने लाभ के लिए प्रयोग कर सकता है। नंबर 2 पर है निश्चयवाद के अनुसार मनुष्य प्रकृति का दास है और संभववाद विचारधारा के अनुसार मनुष्य प्रकृति का दास नहीं है। निश्चयवाद विचारधारा के अनुसार मनुष्य एक निष्क्रिय कारक है और संभववाद विचारधारा मानव को एक सक्रिय शक्ति के रूप में देखती है। नंबर 4 पर है निश्चयवाद विश्व के विभिन्न भागों में मानवीय व्यवहार में अंतर प्रकृति पर्यावरण में पाए गए अंतर के अनुसार होता है और संभववाद विश्व में विभिन्न भागों में प्राकृतिक पर्यावरण समान होने के बाद भी मानवीय व्यवहार में उसके वृद्धि और कौशल के विकास के अनुसार परिवर्तन पाया जाता है। नंबर 5 पर है निश्चयवाद अरस्तु, हम्बोल्ट, रीटर, रेटजेल, कुमारी शैंपल आदि ने निश्चयवाद का समर्थन किया है। संभववाद लुशियन फेवरे, विडाल डी ला ब्लाश, जीन ब्रूस आदि ने इस विचारधारा का समर्थन किया है। धन्यवाद।